कर्नाटका वॉर, जहाँ पे हमने पढ़ा था हैदर अली और ब्रिटिशर्स के वॉर के बारे में, और लास्ट के जो 2 वॉर थे वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के हुए थे, जहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और कर्नाटका का जो मैसूर वाला एरिया है वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। इसी के साथ उससे पहले हमने क्लियर किया था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे बंगाल को कंट्रोल किया हुआ था, पहले बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। तो ओवरऑल जो पावरफुल टेरिटरीज इंडिया की थी वहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होता जा रहा था, ब्रिटिशर्स पावर में आने लगे थे, जो छोटे छोटे राजा थे वो सब्सिडरी अलायंस के साथ कंट्रोल में आ चुके थे। निज़ाम भी हैदराबाद के ऐसे ही थे जो ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस में थे, और जो लोग सब्सिडरी अलायंस में नहीं थे उनके साथ ब्रिटिशर्स वॉर करके उन्हें वीक करते चले जा रहे थे। तो ऐसे ही जो मराठा एम्पायर है जिसमें हमने पढ़ा है महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में, उनका जो उनके डेथ के बाद जिस तरह से मराठा एम्पायर को ब्रिटिशर्स वीक करते हैं वो समझते हैं हम कैसे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो मराठा वॉर। बात उस टाइम की है, अगर बैकग्राउंड में समझे तो छत्रपति शिवाजी के जो ग्रैंडसन है साहू जी, छत्रपति शिवाजी के बाद जो लास्ट में छत्रपति का जो टाइटल है वो शाहू जी के नाम के आगे लगता है। तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन ऑब्टेन होता है कि हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मराठा विद द टाइटल ऑफ छत्रपति। सो इसका आंसर होगा शाहू जी। तो शाहू जी के टाइम पे क्या होता है, एक नया टाइटल जिसको हम मतलब हिंदी में अगर बोले तो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कहते हैं, पेशवा का टाइटल ऑब्टेन होता है किसके टाइम पे, छत्रपति शाहू जी के टाइम पे। तो पहले जो पेशवा बनते हैं वो बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, तो पहले पेशवा का टाइटल अगर कभी पूछा जाए आपसे तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मतलब पहले पेशवा थे, उनके बाद उनके सन द ग्रेट पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव के बारे में एक बात है कि इन्होंने टोटल 42 वॉर्स की है और कभी भी किसी वॉर में नहीं हारे। मूवी भी आई थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी। तो पेशवा बाजीराव वो थे जिन्होंने 42 वॉर्स किए और कभी भी कोई वॉर नहीं हारे। पेशवा बाजीराव के बाद पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, और उसके बाद माधवराव, एंड द लास्ट पेशवा रघुनाथ राव। ये जो आपके बालाजी बाजीराव हैं इनको नाना साहब भी बोला जाता था। अब कंडीशंस क्या होती हैं, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं, पेशवा बाजीराव सेकंड, बालाजी बाजीराव थर्ड पेशवा बनते हैं, और थर्ड पेशवा के ही टाइम पे एक वॉर होता है 1761 का जिसको हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की स्टोरी जिस तरह से है, बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे मराठा एम्पायर के, तो मराठास ने ओवरऑल गुजरात महाराष्ट्र का एरिया कंट्रोल किया हुआ था, और राजस्थान के एरिया से जो अफगान का एरिया है वहाँ तक अपने आप को फैला लिया था। और एक इंसान होता है, अब नाम उसका याद नहीं आ रहा, मतलब जो अफगान का एक किंग है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ वॉर होती है तो उसको वो भगा देते हैं, और उसके बाद ही जब वो रिटर्न आता है अहमद शाह अब्दाली को वो बैक थ्रो कर देते हैं, और अहमद शाह अब्दाली ही 1761 में रिटर्न आता है और मराठा एम्पायर से वॉर करता है। इस बैटल में मराठास हार जाते हैं और यहीं से मराठास थोड़े वीक होने लगते हैं, और इस हार के बाद ही बालाजी बाजीराव जो नाना साहब होते हैं वो बीमार होके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद माधवराव ट्राई करते हैं एम्पायर को फिर से पावरफुल बनाने का। तो जब माधवराव पेशवा होते हैं तब तक की कंडीशन ये है
कि कर्नाटका और निज़ाम मतलब मैसूर का एरिया और निज़ाम हैदराबाद का एरिया इनको टैक्सेस पे किया करता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस हार के बाद भी मराठास कितने पावरफुल थे। और उसके बाद क्या होता है, माधवराव की डेथ के बाद जो मैंने ये नाम लिखा है रघुनाथ राव द लास्ट पेशवा, रघुनाथ राव बनते हैं पेशवा ब्रिटिशर्स की हेल्प से। तो पहली बार जो है मराठाओं के बीच इसीलिए होती है क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि रघुनाथ राव को क्या बनाए, पेशवा बना दें। और बाकी के जो लोग जो कोर्ट यार्ड्स हैं वो नहीं चाहते कि उनको पेशवा बनाया जाए। तो फर्स्ट बैटल एंग्लो मराठा होता है 1775 से 1782 तक रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए, और रघुनाथ राव पेशवा बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, मराठाओं का पहले से क्या है अलायंस है ब्रिटिशर्स के साथ। तो मराठा और भोसले किसी बात पे, अब भोसले ये कहाँ से आ गए, एक्चुअली क्या है मराठा एम्पायर माधव राव के जो माधव राव पेशवा थे सेकेंड लास्ट, उनके खत्म होने के बाद ब्रेक हो जाता है। तो भोसले एक कम्युनिटी ब्रेक होती है जो नागपुर का एम्पायर कंट्रोल करती है, गायकवाड़ होते हैं जो गुजरात को कंट्रोल करते हैं, होलकर जो होते हैं वो पुणे को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और सिंधिया जिनका नाम हमने ग्वालियर गुना के एरिया में सुना हुआ है वो ग्वालियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मराठा इस टाइप से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उसी टाइम पे मराठाओं में और भोसलेस में फाइट होती है, और मराठाओं के साथ क्या है ब्रिटिशर्स का अलायंस है। तो ये मराठा प्लस ब्रिटिश और भोसले प्लस सिंधिया हो जाता है, मतलब भोसलिया को सिंधिया हेल्प करते हैं। तो इस वॉर में भी ब्रिटिशर्स जीतते हैं और रघुनाथ राव फिर से पेशवा बना रहता है। और जो लास्ट वॉर होती है वो कब होती है, जब ब्रिटिश का गवर्नर जनरल बन के आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, और वो समझ जाता है कि क्या जो मराठास है वो पहले से ब्रेक हो चुके हैं, इन 4 पार्ट्स में वीक है, रघुनाथ राव की डेथ हो जाती है, तो कंट्रोल करने के लिए किसी से अलायंस भी नहीं है कि कोई दिक्कत हो। तो वॉरेन हेस्टिंग्स उन्हें सब्सिडरी अलायंस भेजता है कि आप सब्सिडरी अलायंस कर लीजिए हमारे साथ, तो आप रहेंगे। तो जो लोग सब्सिडरी अलायंस नहीं करते उनके साथ वॉर करते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और सिंधिया इसीलिए अभी तक राजा है क्योंकि इनका ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस था। तो ये क्या होता है, सेफ रहते हैं। अब कुछ एम्पायर्स ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस में थी, और कुछ एम्पायर ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस में नहीं थी। तो जो एम्पायर सब्सिडरी अलायंस में थी और उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा गया, मतलब जो राजा ब्रिटिशर्स की बात मान गए तो उनको उनकी पावर दे दी गई, बस उनसे क्या हुआ रेवेन्यू कलेक्शन जो टैक्सेस होता था उसके पावर छीन लिए गए। तो उन स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स कहा गया, और जो पावर ब्रिटिशर्स ने खुद जीती उन्हें डोमिनियन स्टेट्स का नाम देके वहाँ पे क्या हुआ ब्रिटिशर्स कंट्रोल करने लगे। फिर एक चीज़ और आती है इसी टॉपिक में आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स ये एक मतलब एक टाइप का एक कोई लॉ था जो ब्रिटिशर्स लाए थे, लॉर्ड डलहौसी लाए। लॉर्ड डलहौसी भी एक गवर्नर जनरल हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर कोई भी राजा होता है और वो उसके खुद का बेटा नहीं है और वो ख़त्म हो जाता है, तो अगर जब वो किसी भी बच्चे को मतलब अपनाएगा या लेगा तो क्या करना होगा, उसे ब्रिटिशर से परमिशन लेनी होगी। अगर ब्रिटिशर से परमिशन ले लेंगे तो ही उसका एम्पायर बचा रहेगा, अदरवाइज क्या होगा उसके एम्पायर को ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो इस तरह से क्या था, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स आ गया। इसके अकॉर्डिंग सीधा सा था कि अगर राजा है उसको किसी रीज़न से बच्चा नहीं होता और वो किसी और को अपनाना चाहता है तो उसे पहले ब्रिटिशर से परमिशन लेनी होगी। अब ब्रिटिशर तो चाहेंगे कि परमिशन ना दें, क्यों? अगर परमिशन दे देंगे तो वो एम्पायर बचा रहेगा, और अगर परमिशन नहीं देंगे तो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा।
तो इसी टाइप से झांसी का जो आपने पढ़ा है, झांसी की जो वॉर हुई थी वो इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स के अगेंस्ट में हुई थी, क्योंकि झांसी की रानी जो थी उनका बेटा नहीं होता है, तो वो एक बच्चे को गोद लेती हैं और ब्रिटिशर इस बात को नहीं मानते कि आप ऐसे गोद नहीं ले सकती, ये इलीगल है डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स के अकॉर्डिंग। तो वो ब्रिटिशर से वॉर करती हैं और वॉर में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स क्लियर हो गया। इसके बाद ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन समझ लेंगे कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लॉ को कंट्रोल करना या लॉ को सेटलमेंट करना, किस तरह से वो मैनेज किया करते थे। तो कंप्लीटली जो डोमिनियन स्टेट्स थे वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो चुके थे। डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए डीएम, जिनको हम कलेक्टर भी बोलते हैं, वो अपॉइंट्स हो चुके थे। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए तहसीलदार थे और जुडिशियरी के लिए जजेस या कोर्ट्स बन चुके थे। पहला कोर्ट सबसे पहले इंडिया में कोलकाता में बना था, और आपको ये भी पता होगा जो पहला कोर्ट है वो कोलकाता में था और सबसे पहले कोलकाता ही ब्रिटिशर्स का कैपिटल था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगभग आज के टाइम का है। पुलिस होती थी जो लोगों को कंट्रोल करती थी, जो लोग ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानते थे उनको कंट्रोल करनी थी। तहसीलदार होते थे, उनका काम रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था एक, तो वो क्या करता था, पूरे एरिया को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता था। जुडिशियरी आ गई थी जो सबसे पहले कोलकाता में आई थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स बनी। जुडिशियरी वर्क कैसे करती थी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता था उस टाइम पे दो रिलीजियन पॉलिसीज थी इंडिया में, हिंदू और मुस्लिम्स। तो अब जज तो है ना उसे हिंदू कल्चर पता है ना उसे मुस्लिम कल्चर पता है, तो क्या होता था जिसके नीचे उसके हेल्प के लिए लोग अपॉइंट किए जाते थे। जैसे अगर हिंदू केस है कोई, तो हिंदू रिलीजियन के जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको रखा जाता था, अपॉइंट किया जाता था। तो वो जज को सजेशन करते थे कि हिंदू लॉ जो मनुस्मृति होता है उसके अकॉर्डिंग जो जज क्या करता था, उस आदमी की हेल्प लेता था और समझता था कि किस इंसान को किस तरह से पनिशमेंट देनी चाहिए। तो क्या होता था, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जुडिशरी वर्क करती थी, और मुस्लिम लॉ जो होते हैं रिलीजियन, उनके अकॉर्डिंग ही ब्रिटिश जुडिशरी वर्क करती थी।